ये बताया कि इंतखाबात सारी बात है किस कह रहे जनवरी में हो जाएंगे और मियाँ साहब भी किस अक्टूबर को आ रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का सियासी माहौल बनने जा रहा है? माहौल अच्छा बनेगा क्योंकि अवाम ने बहरहाल हक़ाइक़ तक पहुंचना है। सियासत में कारकर्दगी को देखना पड़ता है और हर वोटर में ये शऊर होता है कि वो जज्बाती तौर पर किसी की हिमायत करे या किसी की मुखालफत करे, वो संजीदा अंदाज के साथ सोचे कि मुल्क की तरक्की का सफ़र जो है वो कैसे शुरू किया जा सकता है और कौन इसकी सलाहियत रखते हैं। जी, आप लोग जो हैं तो गुज़श्ता 1.5 साल की हुकूमत और 3.5 साल की हुकूमत का मुआजना करते हैं, ये शायद मसले का हक़ अदा न करे। बुनियादी बात यह है कि 2017-18 में पाकिस्तान की जो सालाना जीडीपी ग्रोथ थी वो 6-6.5% तक चली गई थी और फिर उसके बाद जो 3-3.5 साल गुजरे उसमें हमने वो दिन भी देखा जब माइनस पे चली गई थी, ज़ीरो से भी नीचे चली गई थी। तो उस वक्त पाकिस्तान दुनिया की मईशत का 24वें नंबर पे आया हुआ था जी, और अगर अब तक वो सिलसिला चल रहा होता तो आज इंडिया में अगर G20 का एक समिट मुनक़द हुआ तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल होता आज। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन 3.5 सालों में हम 47वें दर्जे पे चले गए हैं। इतना पीछे धकेल दिया हमें उन्होंने। और जब हमने हुकूमत छोड़ी 17-18 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो उस वक्त हमारे पास रिज़र्व में कोई 16-17 अरब डॉलर्स थे जी, और फिर 3.5 सालों में जो हमारा पैसा गिरा है तो हमारी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 2 अरब डॉलर पे आ गए थे जी। अभी 1.5 साल में हमने फिर 10-12 अरब तक पहुँचाए हैं और कर्ज़ों का जो हुजूम था वो इतना ज़्यादा था कि शायद साबिक़ा तमाम हुकूमतें मिलाकर भी इतना कर्ज़ा नहीं दिया था। लेकिन मेरे ख़्याल में इन 1.5 सालों में 6 अरब डॉलर तो हमने अदा कर दिए, 6 अरब डॉलर हमने रिशेड्यूल कर दिए, 2-3 अरब डॉलर के लिए बातचीत चल रही थी मुख्तलिफ ममालिक के साथ जिन्होंने कर्ज़े दिए थे हमें। तो मुल्क जो दिवालियापन के बिल्कुल करीब था और मुमकिन था कि आलमी इदारे उसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दें, वहाँ से निकाल कर हमने नई निगरान हुकूमत के हवाले किया है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो इशारात देती हैं आपको आगे बढ़ने की, तो आगे भी कौम ने इसी बात को देखना है कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं तमाम मुंजमद हो गए थे। अगर चाइना ने 70 अरब डॉलर पाकिस्तान में फेंके और गवादर से लेकर काशगर तक एक बहुत बड़ी तिजारती शाहराह उन्होंने बनाने का फ़ैसला किया, तो आप बताएं कि दुनिया का एक सुपर पावर और उसका तिजारती रास्ता पाकिस्तान बने, पाकिस्तान के हाथ में कितनी बड़ी क़ुव्वत आ जाती है जी, तिजारती लिहाज से भी और जोग्राफियाई लिहाज से भी जो पॉलिटिकल ताकत होती है वो उसके हाथ में आ जाती है। हम इस हवाले से और भी तजावीज़ रखते हैं ख़ित्ते में पाकिस्तान की माशी ज़रूरतों की तकमील के लिए मुस्तक़बिल में क्या मंसूबे होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये कि एक शख्स झूठ भी बोलता है, सैफर लहराता है, झूठा ख़त लहराता है, सुबह एक बात करता है, शाम को दूसरी बात करता है, एक दिन वो गर्दन पकड़ता है तो दूसरे दिन वो जूते चाटता है। अब इस किस्म के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार, ये तो फिर हम फ़िक्री लिहाज से, नज़रियाती लिहाज से, मुल्क की मफाद के हवाले से बिल्कुल हम भी दिवालियापन का मुजाहरा करेंगे। आपने साइफ़र की बात की, साइफ़र केस की आज समाअत भी थी, और आपको क्या लगता है कि चेयरमैन PTI पर 14 साल की बताया जा रहा है शायद कैद हो, तो इलेक्शन में वो होंगे या नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो किनको फ़ायदा होगा? आपके ताल्लुकात जो PDM की दीगर जमातों से कैसे हैं? देखिए, जो चीज़ अदालत में है उस पर तो मैं तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि वो अदालत का इख्तियार है, वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो ज़रूर देखेंगे कि मुल्क को इस जगह तक क्यों पहुँचाया गया, मुल्क में झूठ क्यों बोला गया, दिन रात झूठ बोलकर लोगों की हमदर्दियाँ क्यों हासिल की गई, रियासती
मकामात पर क्यों हमले किए गए, उन इदारों पर क्यों हमले किए गए। मेरे पास यूरोप के बड़े अहम मुल्क के डिप्लोमेट्स आए थे और वो बाकायदा उनकी हमदर्दी में बात कर रहे थे कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी पर हमें बड़ी तशवीश है। तो मैंने उनसे कहा कि काश कि आपको ये तशवीश उस वक्त भी होती जब मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला वो आपकी सी क्लास में रह रहा था जी। आपको उस वक्त भी ये हमदर्दी होती कि जब उनकी बेटी उनके साथ जेल में थी और उनके आपस में मुलाकात बंद थी। आपको उस वक्त भी ये हमदर्दी होनी चाहिए थी कि फरियाल तारपुर को ईद की रात जो है वो अस्पताल से उठाकर जेल भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती रहीं और आप लोग जो हैं उस वक्त आंखें बंद किए हुए थे, तुम्हारे कोई एहसासात नहीं थे। आज तुम्हारा वो एजेंट जो तुम्हारे एजेंडे पर पाकिस्तान में काम कर रहा था, जब उसको शिकस्त हो गई तो आज तुम्हारे उनके साथ हमदर्दियाँ पैदा हो गई। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे फ़लाँ मकामात पर हमले हो जाते आपके मुल्क में तो आप क्या करते। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में कानून हरकत में आता। तो मैंने कहा अमेरिका में जो हमला हुआ एक रियासती अहम मकाम पर, तो ट्रंप को ज़िम्मेदार करार दिया गया और अदालत ने उनको बात को तो सज़ाए मौत तक दे दीजिए। तो ये चीज़ें मैंने कहा पूरी दुनिया में हैं, तो पाकिस्तान में आप अदालतों को इस बात का हक क्यों नहीं देंगे कि यहाँ पर वो भी कानून के मुताबिक जो है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ निपटें जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं। और हथियार उठाए गए। अब हथियार अगर तालिबान उठाता है तो वो दहशतगर्द, और अगर हथियार टाइगर उठाता है तो फिर वो क्या चीज़ होगा जी। तो इसमें हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें मुल्क के लिए देखना चाहिए, उसके अमन व अमान के लिए इक़्तिदार आती जानी चीज़ है जी। पाकिस्तान जमहूरी दुनिया में इक़्तिदार कामयाबी भी आर्जी होती है, शिकस्त भी आर्जी होती है। अगर कोई आज हार गया तो समझो कि कल ही फिर आ सकता है। तो कोई इंतकामी कार्रवाइयों के नीयत से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, उसकी तज़लील करना और जलसे में बड़े बड़े अल्फाज में कहना मैं उनके साथ ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ये सियासी तौर पर नाबालिग होने की दलील हुआ करती है, इमेच्योरिटी होती है। हमें मैच्योर हो जाना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमने मुल्क को चलाना है तो संजीदगी के साथ चलाना है। मुल्क को चलाना है तो संजीदगी के साथ चलाना है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ मौजूद